राष्ट्रीय परिदृश्य में हमने देखा था तीन चार चीज़ें। एक था मेरा युवा, ऐसा ही कुछ था, है ना, मेरा युवा भारत एक नंबर। तो ये दूसरा था एनसीएफ, जो एक प्रारूप दिया है पाठ्य योजना का, पाठ्यक्रम का। एनसीएफ का मतलब अपना एक प्रस्तुति दिया है। एक नहीं, अभी कुछ दिन पहले जो है बिहार में भी जो है अपना एक अनुशंसा किया था। उसी तरह से एनसीएफ ने भी एक अनुशंसा किया कि विद्यालय 7 दिन में 5.5 दिन ही चलेंगे। शनिवार को हाफ डे चलेंगे, उसके अलावा जो है घंटी कैसे कैसे चलेंगे ये भी मैंने बताया। उसके बाद असम का परिसीमन बताया, और इसके अलावा जो चर्चा की गई थी आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ऐसे जिला जो पिछड़ा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, जहाँ पर अच्छी सुविधाएं नहीं है, जहाँ का सोसाइटी बेहतर तरीके से विकास नहीं कर पाया है, ऐसे जिलों को गोद लेना है और उसको बेहतर करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया गया था। आज का जो हमारा बिंदु होगा, भारत में 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। तो विज्ञान मेला ऐसे भी जब हम 6, 7, 8 में पढ़ते थे तो हमारे विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर पूर्णिया में जो थाना चौक पे है, वहाँ पर विज्ञान मेला लगता था। बच्चे सब कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाते थे अपने पुस्तक से, और ये होनी भी चाहिए विद्यालय स्तर पर। और यदि ऐसा होता है तो बच्चों के अंदर जो है एक उत्सुकता होती है कि कैसे कुछ नया नया चीज़ का इन्वेंशन करें, कुछ नया चीज़ बना कर दिखाएं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जो कि 17 से 20 जनवरी 2024 को हुआ था। यानी 2024 में ही 17 से 20 जनवरी तक, यानी 3 दिनों तक भारत में 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ था, जिसको IISF बोलते हैं। 2023 हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया था। अब तो ये समझ में आ गया, भारत का 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला जो लगा था, विज्ञान महोत्सव जो लगा था, वह हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य बिंदु क्या था, इसका मुख्य बातें क्या था इस महोत्सव का। इस संस्करण का विषय अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सार्वजनिक लोक संपर्क, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पब्लिक एंड आउट रीच इन अमृत काल है। भारत का मेगा विज्ञान मेला फरीदाबाद में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी RCB के परिसर में आयोजित किया जाएगा। मतलब भारत का जो मेगा विज्ञान मेला फरीदाबाद में है, यह ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB के परिसर में आयोजित किया जाएगा, जो फरीदाबाद में है। और ये फरीदाबाद कहाँ पर है, तो फरीदाबाद है आपको हरियाणा में। IISF 2023 का जो उद्देश्य है, व्यापक स्तर पर लोगों को प्रेरित करना, छात्रों को प्रेरित करना, नए नए नवाचार को दिखाने के लिए प्रयास करना, उसको किस तरह से छात्र सीखते और सिखाते हैं, और शिक्षकों की मदद लेकर के। इसमें क्या होता है कि बच्चों को, लोगों को व्यापक स्तर पर प्रेरित करना, कुछ न कुछ नया चीज़ बनाने के लिए। छात्रों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, पेशेवरों, उद्यमों, विज्ञान संप्रेषकों जैसे विविध स्तर के हितों वाले व्यक्तियों के लिए एक मंच प्रदान करना। यहाँ पर किसको किसको मौका मिल रहा है इस विज्ञान महोत्सव में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे देशों के लोग भी आते होंगे। यहाँ पर जो है छात्रों को मौका मिल रहा है, शिक्षकों को, वैज्ञानिकों को, शोधकर्ताओं को जो रिसर्च करते हैं, पेशेवरों को, उद्यमियों को, विज्ञान संप्रेषकों को अलग अलग हितों के लिए एक मंच का प्रदान करना। यह कार्यक्रम विभिन्न क्रियाकलाप जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा संगोष्ठी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो है जो भी ज्ञानी व्यक्ति लोग आते हैं, जिसमें कि हमने बहुत सारे लोगों का नाम बताया, शिक्षक, छात्र, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, ये सारे लोग जो है एक संगोष्ठी करते हैं, एक सम्मेलन करते हैं। वहाँ पर वक्ताओं के साथ परस्पर बातचीत होती है, सभी अपने अपने नवाचार के बारे में अपना प्रस्तुति करते हैं कि कौन सा नवाचार किस तरह से वर्क करता है। प्रदर्शनियाँ करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, कार्यशाला लगाते हैं, ज्ञान साझाकरण करते हैं, अपना नॉलेज एक दूसरे को बांटते हैं।
प्रौद्योगिकी शो के माध्यम से सभी हितकारी के बीच नया संयोजन करता है। और कभी भी कोई भी नया चीज़ सीखते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के मदद से ही, हमारे पास कुछ नॉलेज होगा, कुछ नॉलेज आपके पास होगा, हम जब एक दूसरे को अपना नॉलेज बांटेंगे और उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और अपने जीवन में बेहतर करेंगे। अब नया चीज़ है कि नए भारत का मंत्र, नया जो टॉपिक है हमारा नए भारत का मंत्र, जिसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक देखा था, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, जिसके बारे में हमने मोटा मोटी बताया था कि रिफॉर्म हो गया कोई भी चीज़ की शुरुआत करना, नए तरीके से उसको स्टार्ट करना रिफॉर्म कहलाता है, नया नया टेक्नोलॉजी लगाना, नवाचार करना उसमें। फिर परफॉर्म होता है जो नवाचार करते हैं या नई तकनीक का उपयोग करते हैं, तो फिर उस पर काम करते हैं, फिर उसका परिणाम आता है, तो वही हो गया ट्रांसफॉर्म। 77वां स्वतंत्रता दिवस के भाषण के प्रमुख बातें, स्वतंत्रता दिवस 77वां कब, तो 15 अगस्त 2023 को 77वां यानी 77वां की मुख्य बातें क्या है, हमारे राष्ट्रीय नायकों के प्रति सम्मान में बढ़ोतरी। पीएम मोदी ने श्रद्धेय राष्ट्र निर्माताओं को याद किया, उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने भारत को बनाने में, भारत को निर्माण करने में, भारत को एकजुट करने में सहयोग दिया था, अंग्रेजों से आज़ाद कराने में। विश्व मित्र भारत, 3-4 चीज़ें बताई। पहला पॉइंट क्या था, हमारे राष्ट्रीय नायकों के प्रति सम्मान में बढ़ोतरी, किसके अंतर्गत, नए भारत का मंत्र। फिर था क्या, विश्व मित्र भारत, दुनिया का दोस्त है भारत, उसके रूप में भारत को प्रस्तुतिकरण करना। लोकतंत्र की जननी अब विश्व व्यवस्था की नेतृत्व करती है क्योंकि भारत एक नई स्थिरता का समर्थक है, मानवता के लिए उपयोगी है। तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और वंशवाद के पाप, इन पापों ने भारत के विचार को खतरे में डाला है। पीएम मोदी ने राष्ट्र के विकास के लिए इसे समाप्त करना सुनिश्चित किया। 1000 सालों की पराधीनता ने भारत के विकास को अवरुद्ध किया, हालांकि आने वाले 1000 साल अलग होंगे क्योंकि भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। सरकार चाहे जिसकी भी हो, लेकिन जिस तरह से अब काम चल रहा है, जिस तरह से काम किया जा रहा है, सरकार कोई भी आएगी तो उस काम को प्रगति पर लाएगी और कहीं ना कहीं भारत का जो है प्रगति अनेक ऊंचाइयों को छुएगा। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी का त्रिवेणी है भारत। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी तो पता है, हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, 28 राज्य के अलग अलग कल्चर, अलग अलग पहनावा, अलग अलग भोजन है, अलग अलग भाषाएं हैं, फिर भी हम साथ रहते हैं, यही डाइवर्सिटी कहलाता है। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमारे यहाँ जो है लोग चुनकर आते हैं, चुनाव होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोग्राफी है, हमारे यहाँ लोगों के प्रति आदर का भाव है, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, हम एक दूसरे का क्या करते हैं, आदर भाव करते हैं। भारत हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य बनाती है, इसी के कारण, क्योंकि अनेकता में एकता का बल, ऐसा कहते हैं हम लोग भारत के लिए, एकदम सही बात है। 77वें भाषण, स्वतंत्रता दिवस का जो भाषण था, विकसित भारत के परिवर्तनों की संक्षिप्त प्रस्तुति है। मुद्रा योजना के तहत 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण, 8 करोड़ रुपये के नए उद्यमी बने, नए नए छोटे छोटे उद्यमी बने, जो 8 करोड़ लोगों को दिया गया। जन औषधि केंद्रों के तहत सरकार ने एक योजना चलाई, जन औषधि केंद्र, जहां पर कम रेट में, कम दरों में दवाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपये की बचत की गई। कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाई का वितरण करने की व्यवस्था किसके द्वारा, जन औषधि केंद्रों के द्वारा। भले यह अभी हर जगह नहीं पहुंच पाया है, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में सक्षम बनाया। क्या चीज, ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस। 1 रैंक 1 पेंशन, एक रैंक के तहत एक पेंशन के तहत सैनिकों को सम्मान देना। सैनिकों को प्रदान किए गए 70,000 करोड़ रुपये। केवल 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया। नव मध्यम वर्ग में प्रवेश हुआ। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को मिलने वाली परिसंघीय सहायता को बढ़ाया। वित्तीय हस्तांतरण में 30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 100 लाख करोड़ रुपया हुआ। पहले जो 30 लाख करोड़ था उसको 100 लाख रुपया, 100 लाख करोड़ रुपया किया। यह सहयोगात्मक संघवाद के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संघवाद का मतलब क्या होता है, भारत एक संघ है,
जहाँ पर राज्यों का एक संघ होता है, बहुत सारे राज्य एक साथ मिलकर काम करते हैं, यही संघ कहलाता है। पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी मिली। इस बार जो है 4 करोड़ से अधिक घरों को पीएम आवास योजना के तहत उसकी मंजूरी मिली। किफ़ायती आवास हेतु व्यय 90,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपया हो गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। सरकार ने गरीबी को उचित मूल्य पर दवा बिक्री का लाभ पहुंचाने के लिए जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की घोषणा की, लेकिन इसमें और काम करने की ज़रूरत है। चूँकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर हमें जो है हर गांव तक, हर पंचायत में जो है एक जन औषधि केंद्र होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और यदि हम जिला स्तर पर एक एक जन औषधि केंद्र भी खोलेंगे तो बहुत कम लोगों को लाभ मिल पाएगा, क्योंकि हर लोगों को जानकारी इसकी नहीं है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी के तहत सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कौशल विकास प्रदान करने का घोषणा किया। सरकार ने 15,000 स्वयं सहायता समूह वाले HAG की कृषि ड्रोन प्रदान करने की घोषणा की। विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा पूजा के दिन विश्वकर्मा योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय से 18 पारंपरिक व्यवसाय को पहली बार कवर किया गया। किससे? तो विश्वकर्मा योजना के तहत। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है थोड़ी बहुत। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब उपलब्धियां बताई गई थी। जब हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे एग्जाम में या इस तरह के प्रश्न आए तो हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब जो मेन टर्म है KVT भारत हैं हम एनिमेशन श्रृंखला, ये क्या है भाई? ये मैंने बताया था राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत KVT भारत है हम एनिमेशन श्रृंखला 11 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, तो ये चीज़ भी ध्यान में आ गया, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, जो कि पहले BCCI के प्रेसिडेंट्स भी थे। कृषि ट्रिस और वॉल्टी बॉय KVT, क्रिस ट्रिस वॉल्टी बॉय KVT भारत है हम एनिमेशन श्रृंखला लॉन्च की। यह श्रृंखला आज़ादी के गुमनाम नायकों की कहानी पर केंद्रित है। अब समझ में आ गया एनिमेशन श्रृंखला क्या है। यह श्रृंखला जो देश को आज़ाद कराने में गुमनाम व्यक्ति हैं, क्योंकि हम लोगों को वैसे ही कुछ प्रमुख व्यक्तियों का नाम याद है, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों का नाम याद है। हो सकता है 50 लोगों का नाम याद होगा, लेकिन ऐसे कई गुमनाम व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। उन्हीं के लिए यह एनिमेशन श्रृंखला लाया गया है, जिसमें कि उनकी कहानियाँ होगी, उनका एक विषय रखा जाएगा। मुख्य बिंदु इसमें क्या है? 15 अक्टूबर 2023 को सुबह 11 बजे दूरदर्शन के सभी चैनलों पर एक साथ नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर एक साथ प्रसारित किया जाएगा, और इसके तहत एनिमेशन के द्वारा दिखाया जाएगा कि और भी ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिनके नाम के बारे में हमें नहीं पता है, उनकी एक श्रृंखला चलाई जाएगी। 11 मिनट के इस एनिमेशन कार्यक्रम को हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से 12 राष्ट्रीय भाषाओं में और 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में तैयार किया गया है। 11 मिनट का ही एनिमेशन है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई की अहम भूमिका निभाने वाले गुमनाम नायकों की कहानी पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए इसे तैयार किया गया है। इसका मकसद है सारी दुनिया को रानी अब्बका जैसे गुमनाम नायकों को जान सके। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है। इस सीरीज के द्वारा हम लोगों तक उनकी बातों को, उनके बारे में बताना चाहते हैं। इस सीरीज के जरिए भारत की संस्कृति, इतिहास, जीवन और उपलब्धियों का प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। यह सीरीज करीब 30% किरदार महिलाएं हैं। हम लोगों को पता होना चाहिए कि पुराने समय में भी जो है महिलाएं बहुत ही विद्वान, विदुषी होती थी। उन लोगों के बारे में हमें नहीं पता है। गार्गी जैसी महिलाएं। यह दर्शाता है कि आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि भारत को साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। अगले 25 साल तक अमृत काल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मंत्र पंच प्रण के साथ उन्होंने नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। इसे गुलामी की मानसिकता को छोड़कर अपने गौरवशाली इतिहास को साथ लेते हुए सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। यह भारतीय इतिहास में पहली बार है जब कोई श्रृंखला
चैनलों के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर भी एक साथ प्रसारित हुई है। समझ में आ गया होगा। केबीटी भारत हैं हम, यह एक एनिमेशन श्रृंखला है जिसमें 11 मिनट की एक वीडियो चलाई गई जो आपको नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे और उसके अलावा टीवी पर, दूरदर्शन पर चलाया गया था, है ना, सुबह के 11 बजे, बहुत सारे भाषाओं में, इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी। अब आते हैं भारत NCX 2023। तो भारत NCX 2023 क्या है? अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का दूसरा संस्करण था जिसमें भारत NCX 2023 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अक्टूबर 2023 साइबर सुरक्षा अभ्यास, क्योंकि अभी का जो दुनिया है यह हथियारों से नहीं चलती है, यह टेक्नोलॉजी से चलती है। लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना। इसीलिए इसमें साइबर सुरक्षा युद्ध अभ्यास, ऐसा भी दिन आने वाला है आज से 5 साल 10 साल बाद, जहाँ पर जो है इंटरनेट से एक दूसरे पर हमला किया जाएगा, एक दूसरे के डाटा को जो है हैक कर लिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, उसका सारा जो डिटेल्स, क्योंकि हर देश में अब जो है सारा चीज़ डिजिटल हो रहा है और अगला युद्ध जो होने वाला है इसी तरह होने वाला है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS द्वारा संचालित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS, इसका उद्देश्य है सरकारी एजेंसी, महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठन और सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधक और तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। यह अभ्यास समसामयिक साइबर खतरों घटनाओं से निपटने के लिए और प्रतिक्रिया रणनीतियों पर केंद्रित है। प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा के विभिन्न आवश्यक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिसमें घुसपैठ का पता लगाने की तकनीक, मैलवेयर की जानकारी साझा करना, भेद्यता प्रबंधन, प्रवेश परीक्षण, नेटवर्क प्रोटोकॉल, डाटा प्रवाह, डिजिटल फोरेंसिक शामिल है। यानी कि NCX साइबर भारतीय राष्ट्रीय परिषद सचिवालय, इसका काम क्या है? साइबर सुरक्षा पर काम करना, डाटा की सिक्योरिटी पर काम करना, फ्रंट एंड बैक एंड की सिक्योरिटी पर काम करना, वायरस के हमले से बचाना अपने डाटा को, इन सब चीज़ों। अगला टर्म है हमारा सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा चरण 9, ये कौन सा चरण है? 9वां चरण है, की शुरुआत हुई 7 अक्टूबर 2023 को तिरुवंदनई में, तमिलनाडु में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला का कैपिटल हो गया। तो सागर परिक्रमा जिसका चरण 9वां की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को तिरुवंदनई तमिलनाडु से की गई थी। यह यात्रा विभिन्न जिलों और पुडुचेरी से गुजरते हुए चेन्नई तक जारी रहेगी। मुख्य बिंदु है, विदित हो कि सागर परिक्रमा का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दो मछुआरों और अन्य हितग्राहियों के आर्थिक उत्थान के लिए, है ना, माध्यम से मछुआरों के उत्थान के लिए, उसके हितग्राहियों के लिए आर्थिक उत्थान के लिए सुविधा प्रदान करना। यह कार्यक्रम का 9वां चरण तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय जिलों में कवर करेगा। कवर किए गए क्षेत्र में पुडुकोट्टई, तंजावुर, नागपट्टिनम, मथिला, दुरुथाई, कुडुलोर, विलुपुरम, चेंगलपट्टू, चेन्नई, कराईकल, पुडुचेरी शामिल है। उल्लेखनीय है कि सागर परिक्रमा के पहले 8 चरणों में गुजरात, दीव दमन, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार सहित 8 तटीय क्षेत्रों में, राज्यों में यह 4115 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसका यही उद्देश्य है कि जो भी लोग रहते हैं कहाँ पर, भारत का जो ये नक्शा है इस तरह से, जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं, उन क्षेत्र के मछुआरों को सुविधा प्रदान करना, उन मछुआरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वो सबल हो सके, बेहतर हो सके। अगला जो टर्म है उम्मीद का मतलब आशा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल में छात्र आत्महत्या के गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए मसौदा दिशा निर्देश का अनावरण किया था। उम्मीद किस बात पर? तो इसका मुख्य तथ्य है स्कूलों में छात्र की आत्महत्या, क्योंकि विद्यालयों में आजकल पढ़ाने के नाम पर इतना प्रेशर दिया जाता है बच्चों, क्योंकि बच्चा जो है निराश होकर के अपना आत्महत्या कर लेता है, प्रेशराइज में, डिप्रेशन में आकर के, जिनका नाम उम्मीद रखा गया। उम्मीद का पूरा नाम देखें तो UMMEED, यू से हो गया अंडरस्टैंड,
एम से हो गया मोटिवेट, एम से हो गया मैनेज, एम्पैथिस, एम्पावर, डेवलप। मुख्य बिंदु है कि उम्मीद नामक जो यह दिशा निर्देश भारत सरकार द्वारा लाया गया, यह मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों के लिए जागरूकता, संवेदनशीलता, समर्थन तंत्र बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना है। यह अभिविन्यासियों का उद्देश्य छात्र आत्महत्या की रोकथाम करना और हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। किसी छात्र द्वारा चेतावनी के संकेत प्रदर्शित करने या आत्महत्या का प्रयास करने की स्थिति में दिशा निर्देश स्कूल के व्यक्तियों या कल्याण टीमों के सदस्यों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही एक श्रृंखला के रूप में तैयार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के उम्मीद नामक जो एक व्यवस्था बनाई गई, कार्यक्रम बनाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों का आत्महत्या विद्यालयों में डिप्रेशन के कारण, रिजल्ट के कारण, बहुत सारी बातों के कारण। अब अगला टर्म है अपार, वन नेशनल वन स्टूडेंट आईडी, जिसका नाम क्या है, अपार है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों में ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार लागू करने की सलाह दी है। कौन? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, जिसे वन पेंशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के रूप में जाना जाएगा। इस कदम का उद्देश्य एक निर्बाध शैक्षणिक परिस्थिति तंत्र बनाना, छात्रों को शैक्षणिक यात्राओं और उपलब्धियों के तहत बेहतर ट्रैकिंग की सुविधा देना, ये सब काम है। अपार का मुख्य बिंदु क्या है? यह एक एजुकेशनल इकोसिस्टम रजिस्ट्री या एडू लॉकर है। अपार प्रत्येक छात्र को प्री प्राइमरी में लेकर के उच्च शिक्षा तक मौजूदा आधार आईडी के अलावा एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है। इसका उद्देश्य छात्रों की शैक्षिक यात्रा और उपलब्धियों को मुख्य सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाना है, जिससे उसके लिए अपने रिकॉर्ड तक पहुंचना आसान हो सके। तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। हमारी बातें आप लोगों को कितना समझ में आया? एक था अपार, अपार का यही कहना था वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी बनाना। इससे पहले हमने पढ़ा उम्मीद, जो कि विद्यालयों में बच्चों के द्वारा आत्महत्या को रोकने के लिए एक योजना लाया गया। सागर परिक्रमा, सागर परिक्रमा में इसमें क्या हो गया? परिक्रमा। सागर परिक्रमा में जो है, जो भी लोग समुद्र के किनारे बसते हैं, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तक, उन लोगों को, मछुआरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, उनको सुदृढ़ करना, उनको बेहतर करने के लिए सरकार मदद करती है। भारत NCX 2023 ये क्या है? इसमें जो है साइबर सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि डिजिटल हो गई है दुनिया। इसमें हमें अपने डाटा की सुरक्षा भी करनी होगी, हमें अपने डाटा को जो है दुश्मनों से बचाना भी होगा, वायरस के अटैक से बचाना होगा, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद है एनिमेशन श्रृंखला, जिसको KBT भारत भी कहा जाता है। यह जो है, इसमें हमें ऐसे व्यक्तियों के लिए एक एनिमेशन के द्वारा फिल्म बनाया गया 11 मिनट का, जो कि क्या है, ऐसे व्यक्ति जो गुमनाम है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, उनके बारे में इनको लोगों तक, विश्व तक पहुंचाने की बात करते हैं। और एक पढ़ा हमने भारत के नए मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये आया था बात प्रधानमंत्री के भाषण में, जो 77वां स्वतंत्रता दिवस का भाषण था, उसका ये टर्म था रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और इससे पहले हमने पढ़ा भारत का 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जो हरियाणा में हुआ था, हरियाणा के फरीदाबाद में। तो इन सब के बारे में चर्चा किया हमने। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करें, देखते हैं फिर अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। चर्चा करते करते हमारा जो है ना कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इसीलिए हमें चर्चा करनी चाहिए। आप लोग टॉपिक देंगे, मैं उस पर भी चर्चा करूँगा तथ्य को खोज कर। धन्यवाद।